ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता है, लेकिन एक दिन डंजन में सभी लोग जब उसे मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं तब उसकी सेकंड अवेकनिंग होती है और वो दुनिया का इकलौता हंटर बन जाता है जो कि अपनी एबिलिटीज को लेवल अप कर सकता है और इस एबिलिटी की वजह से वो दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर बन जाता है। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि 10 साल पहले दुनिया भर में अचानक से मिस्टीरियस गेट्स अपीयर होने लगे जिनके थ्रू हजारों मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे। अब इन मॉन्स्टर्स पर कन्वेंशनल वेपन्स का कोई इफेक्ट नहीं होता था तो ह्यूमैनिटी को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तभी कुछ ह्यूमंस में अचानक स्पेशल पावर्स अवेकन हो जाती हैं और इन मॉन्स्टर्स को हराने वाले को हम हंटर्स कहते हैं, जिन्हें उनकी एबिलिटीज के बेसिस पर रैंकिंग्स दी जाती हैं। अब उसके बाद हमें यह पता चलता है कि जब एक हंटर के पावर्स अवेकन हो जाते हैं तो वो अपने पावर को बढ़ा नहीं सकते, इसलिए उनके स्ट्रॉन्ग होने का एक ही तरीका होता है, अपना इक्विपमेंट अपग्रेड करना। अब यहाँ से एपिसोड 1 स्टार्ट होता है। हम देखते हैं एक हंटर किम को, जिसके पास एक थुलथुला आदमी आता है जिसका नाम पार्क होता है। पार्क बताता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे पैसे कमाने के लिए डंजन रेड करना पड़ेगा। तभी वो दोनों देखते हैं एक लड़का जिन वू उनकी तरफ आ रहा है और सब उसका वेलकम करते हैं। पार्क सोचता है कि क्या वो कोई हाई रैंक हंटर है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक रैंक ई हंटर है और उसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता है क्योंकि वो एक सबसे इजी डंजन को क्लियर करते वक्त लगभग मर गया था। एक लड़की जूही उसके पास आती है और पूछती है कि उसके चेहरे को क्या हुआ। वो बताता है कि उसे एक रैंक ई डंकन रेड के दौरान चोट लगी थी क्योंकि उनकी पार्टी में कोई हीलर नहीं था। वो कहता है कि उसके कंपेनियन इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्हें हीलर की जरूरत ही नहीं थी। जूही उन्हें सेल्फिश मानती है, लेकिन जिन वो खुद को ब्लेम करता है क्योंकि कमजोर वो खुद है और अब तो मानो उसे आदत हो गई है दूसरों पर बर्डन बनने की। मिस्टर सॉन्ग सबको मीटिंग के लिए बुलाता है और सब खुश होते हैं उसके साथ काम करके क्योंकि वो एक कैपेबल हंटर माना जाता है। गेट एंटर करने से पहले किम जिनवू को वार्न करता है कि वो इस बार ध्यान रखे कहीं फिर से चोट न लग जाए। पता चलता है कि जिनवू एक बेसिक नाइफ यूज करता है क्योंकि वो सिर्फ वही अफोर्ड कर सकता है, बट फिर भी उसे भरोसा है कि वो जरूर कामयाब होगा। तब हम चेयरमैन जी से मिलते हैं जो बताता है कि हंटर्स मॉन्स्टर्स को हराकर एसेंस स्टोन्स कलेक्ट करते हैं और उन्हें बेचकर पैसा कमाते हैं। ये स्टोन्स काफी वैल्यूएबल होते हैं क्योंकि इन्हें पावरफुल इक्विपमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। वो ऐड करता है कि माना क्रिस्टल्स भी डंजन्स में मिलते हैं जो वही काम करते हैं लेकिन कम पावरफुल होते हैं। गवर्नमेंट इन स्टोन्स और क्रिस्टल्स को एक नए पावर सोर्स के रूप में यूज करने की प्लानिंग कर रही है क्योंकि ये एफिशिएंट है और एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करते। अब जिनवू को उसका पहला एसेंस स्टोन मिलता है लेकिन तभी एक गॉब्लिन उस पर अटैक करता है। वो फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन उसका नाइफ टूट जाता है और वो स्टैब हो जाता है। अब पार्क उस गॉब्लिन को मार देता है और जूही को उसकी हेल्प करने को कहता है। जिनवू देखता है कि बाकी सब कंपेनियंस मॉन्स्टर्स को इजीली हरा रहे हैं और फाइनली उन्होंने डंजन के बॉस को हरा दिया है और सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जूही पूछती है कि जिनवू अभी भी हंटर क्यों है। वो वरीड है क्योंकि वो हमेशा इंजर्ड हो जाता है। लूट कलेक्ट करते वक्त सब थोड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लूट काफी कम मिली है। तभी एक हंटर सबको बुलाता है और एक टनल दिखाता है जिससे सब समझते हैं कि ये डबल डंजन है। वो जानते हैं कि अंदर और लूट मिलेगा, लेकिन मिस्टर सॉन्ग कहता है कि वो बिना हंटर्स एसोसिएशन के ऑर्डर्स के अंदर नहीं जा सकते। किम सजेस्ट करता है कि रूल्स तोड़ के अंदर चलते हैं, लेकिन मिस्टर सॉन्ग कहता है ये रिस्की है और वोटिंग करने के लिए बोलता है जिसमें आधे लोग जाने के लिए तैयार हैं और आधे नहीं। अब आखिर में सिर्फ जिनवू ही बचता है वोट करने के लिए और उसका वोट डिसाइड करेगा कि उन्हें आगे जाना है या नहीं। अब वो जानता था कि उसके ये डिसीजन से उसकी जान जा सकती है, लेकिन फिर वो याद करता है कि उसका फादर 10 साल से मिसिंग है, उसकी माँ हॉस्पिटल में है और बहन की पढ़ाई के लिए भी उसे पैसे चाहिए, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो टनल के अंदर जाएगा। तब हम देखते हैं ऑफिशियल्स नए हंटर्स के पावर्स टेस्ट कर रहे हैं ताकि वो उन्हें रैंकिंग्स दे सकें। हंटर गिल्ड के गिल्ड मास्टर मिस्टर चॉय का ऑर्डर होता है कि प्रॉमिसिंग न्यूबीज को ऑफर्स भेजे जाएं क्योंकि उन्हें और हंटर्स चाहिए। अब हम देखते हैं कि बाजार में कुछ चोर एक बैग चुरा लेते हैं, लेकिन एक लड़की उन्हें रोककर बैग वापस ले आती है। उसके इस हीरोइक एक्ट से सब उसे पहचान लेते हैं कि वो एस रैंक हंटर चहीन है, लेकिन उसे पब्लिक अटेंशन पसंद नहीं तो वो वहां से निकल जाती है। वापस डंजन में हंटर्स टनल एक्सप्लोर करते हैं जहां जूही जिनवू को गुस्से में कहती है कि वो यहाँ पर वापस आया ही क्यों, जबकि उसे पता है कि वो अभी अभी मरते मरते बचा है। अब जूही जिनवू को सामने से पूछती है कि अगर तुम्हें मुझे थैंक्स कहना है तो मुझे कहीं खाने पर ले जाओ। जिनवू कहता है कि हाँ क्यों नहीं, हम जरूर जाएंगे। अब बाकी सब देखते हैं कि उनके सामने एक काफी बड़ा सा दरवाजा है। वो अंदर जाने लगते हैं सोचकर कि डंजन का बॉस अंदर होगा, लेकिन अंदर जाकर वो देखते हैं कि ये जगह चारों तरफ से स्टैच्यूज से भरी हुई है। जिनवू देखता है कि ये एक स्टैच्यू दूसरों से काफी ज्यादा बड़ा है। सब सोच रहे होते हैं कि मॉन्स्टर्स कहाँ हैं। तभी उनकी नजर एक एंशिएंट टैबलेट पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है कमांडमेंट्स ऑफ द टेम्पल। मिस्टर सॉन्ग उसे पढ़ता है जो बताता है कि उन्हें गॉड को वर्शिप और प्रेज करना है और अपना फेथ प्रूव करना है, वरना वो लोग रूम से जिंदा नहीं जा पाएंगे। जूही नोट करती है कि वो बड़ा सा स्टैच्यू उन्हें देख रहा है। तभी दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है और सब पैनिक में आ जाते हैं। एक हंटर एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ जाता है वो स्टैच्यू उसे तुरंत मार देता है। ये देख बाकी सब डर जाते हैं। जिनवू समझता है कि ये स्टैच्यूज डी रैंक डंजन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे ही जिनवू पीछे मुड़कर देखता है तो वो स्टैच्यू की आंखें तुरंत चमक जाती हैं और फिर उसे
याद आता है कि कैसे हर रेड में वो मरने से बचता रहा और कैसे उसने अपनी वीकनेस को ऑब्जर्वेशन से कवर किया। अब सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है जहां जिनवू सबको बोलता है कि नीचे झुक जाओ। तभी स्टैच्यू एक एनर्जी बीम फायर करता है। मिस्टर सॉन्ग सबको बोलता है कि कोई भी अपनी जगह से ना हिले, जो जहां है वहीं रहे। वो जिनवू के पास आता है और उससे पूछता है कि उसे खतरे का पता कैसे चला। जिनवू कहता है कि ये सिर्फ मेरी गट फीलिंग थी। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग का हाथ कट चुका है और जिनवू उनकी ब्लीडिंग स्टॉप करने में उनकी हेल्प करता है। मिस्टर सॉन्ग कहता है उसने बहुत बी रैंक डंजन्स देखे हैं लेकिन ऐसा पावरफुल स्टैच्यू कभी नहीं देखा। वो सोचता है कि ये एक एस रैंक डंजन हो सकता है। तभी उन्हें टैबलेट के कमांडमेंट्स याद आते हैं। जिनवू कहता है कि बड़ा स्टैच्यू ही गॉड हो सकता है। मिस्टर सॉन्ग जानता है कि वो उसका सामना नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं एक हंटर चार्ज हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से बाहर जरूर निकलूंगा और बड़ी तेजी से फुल स्पीड में भागने लगता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ पहुंचता है वो स्टैच्यू तुरंत उसे राख में बदल देता है। जिनवू सोचता है कि अगर स्टैच्यू चाहे तो सबको तुरंत मार दे तो फिर वो ये क्यों नहीं कर रहा। अब उसे याद आता है कि पहला कमांडमेंट गॉड को वर्शिप करना था, इसलिए वो धीरे धीरे उठता है। मिस्टर सॉन्ग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन देखता है कि जिनवू को काफी यकीन है, इसलिए वो चुप हो जाते हैं। स्टैच्यू स्ट्राइक करने वाला होता है लेकिन जिनवू बो करता है और उसकी जान बच जाती है। वो सबको बोलता है बो करने के लिए। अब उस स्टैच्यू की आंखों की लाइट ऑफ हो जाती है लेकिन फिर वो एक क्रीपी सी स्माइल देता है। पार्क कहता है स्टैच्यू अब कुछ नहीं कर रहा, जिससे सभी लोग सोचते हैं कि वो सेफ है। लेकिन अब वो स्टैच्यू अपनी जगह से उठकर चलने लगता है। मिस्टर सॉन्ग घबराकर जिनवू से कहता है कि याद करो दूसरा कमांडमेंट क्या था। जिनवू को याद आ जाता है कि दूसरा कमांडमेंट गॉड को प्रेज करना था। लेकिन एक हंटर कहता है कि ये सब बकवास है, मुझे पता है कि स्टैच्यू को कैसे शांत करना है, इसलिए वो उसे वर्शिप करने लगता है, जिससे स्टैच्यू फिर उसे देखकर स्माइल करने लगता है। जिनवू समझ जाता है कि अब ये कमांडमेंट्स का कुछ मतलब नहीं और वो एक्चुअली राइट होता है, क्योंकि अब वो स्टैच्यू उस आदमी को अपने पैरों तले कुचल देता है, जिससे सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अब पार्क बेचारा अपने फैमिली के बारे में सोचता है कि अगर वो मर गया तो उसकी फैमिली का क्या होगा। अब भागते भागते पार्क एक स्टैच्यू की तरफ खड़ा हो जाता है जिसके पास वेपन होता है और वो पार्क को बीच से काट देता है। जिनवू ये देखकर समझ जाता है कि अगर वो लोग वेपन्स वाले स्टैच्यूज की तरफ खड़े रहे तो वो उन्हें मार देंगे, लेकिन जिनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो शायद सेफ हैं। वो सबको बोलता है उन म्यूजिकल स्टैच्यूज के पास जाने के लिए, जिससे उन स्टैच्यूज की आंखें एक्टिव हो जाती हैं। जिनवू एक स्टैच्यू के पास जूही के साथ जाता है लेकिन वह एक्टिवेट नहीं होता। उसे समझ आ जाता है कि दो लोग एक ही स्टैच्यू के नीचे खड़े नहीं हो सकते, इसीलिए वह जूही से रुकने को कहता है और वह अंतिम स्टैच्यू को एक्टिवेट करने के लिए भागता है। अब बड़ा वाला स्टैच्यू उसका पीछा करता है। वह मुश्किल से उससे बचकर भाग रहा होता है लेकिन भागते भागते वह एक स्टैच्यू के पास चला जाता है और वह स्टैच्यू अचानक उस पर हमला कर देता है। जूही सोचती है कि वह मर गया, लेकिन वह घिसटता हुआ अंतिम स्टैच्यू तक पहुंच जाता है और स्टैच्यूज अपना गाना शुरू कर देते हैं, जिससे वह बड़ा स्टैच्यू वापस अपने थ्रोन पर चला जाता है। जूही उसके पास जाती है और वह चौंक जाती है क्योंकि उसका पैर कट चुका होता है। वह उसे हील करने की कोशिश करती है लेकिन वह उसकी लिमिट के बाहर होता है। सब समझ जाते हैं कि बाकी सभी कंपेनियंस मर चुके हैं। किम मिस्टर सॉन्ग को दोष देता है लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि किम ने ही रूल तोड़ने का विचार दिया था। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि यह मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं तुम सबको सुरक्षित रखूं क्योंकि मैं लीडर हूं। इसके बाद अचानक एक ऑल्टर प्रकट होता है। जिनवू कहता है कि तीसरा कमांडमेंट है प्रूव योर फेथ, जो शायद ह्यूमन सैक्रिफाइस की मांग करता है। अब जैसे ही वह ऑल्टर के पास जाता है फ्लेम्स प्रकट होने लगती हैं। जिनवू मदद मांगता है ताकि वह ऑल्टर तक पहुंच सके। अब फ्लेम्स और भी तेज हो जाती हैं। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि डंजन का गेट अब पूरी तरह से ओपन होने वाला है, अब कोई उन्हें नहीं बचा सकता। तभी हमें पता चलता है कि गेट्स 7 दिन तक इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन उसके बाद अगर उन्हें बंद नहीं किया गया तो उनमें से मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं, जिसे डंजन ब्रेक कहते हैं। हंटर्स का काम होता है बॉस को मारकर डंजन ब्रेक को रोकना। जिनवू समझ जाता है कि अगर वे असफल हुए तो वह गॉड वाला स्टैच्यू असली दुनिया में आ जाएगा। वह सबको ऑल्टर के पास जाने के लिए कहता है। नीली फ्लेम्स प्रकट होती हैं और एक डोर खुल जाता है। स्टैच्यूज दोबारा हिलने लगते हैं। जिनवू ध्यान देता है कि वे तब फ्रीज हो जाते हैं जब कोई उन्हें देख रहा होता है। वह सबको कहता है कि आंखें खुली रखना। अब यह तरीका काम करने लगता है, लेकिन वहां अचानक एक लड़की घबरा कर भाग जाती है, जिससे एक रेड फ्लेम बुझ जाती है। अब यह देखकर दूसरा हंटर भी जिनवू को धक्का देकर भाग जाता है। मिस्टर किम जिनवू को धन्यवाद कहता है कि उसी की वजह से वह जिंदा है, लेकिन उसे जाना होगा क्योंकि बाहर उसकी फैमिली भी है। इतना कहकर वह भाग जाता है। जिनवू जानता है कि उन सब स्टैच्यूज को नहीं रोका जा सकता। मिस्टर सॉन्ग जूही से कहता है कि जिनवू को ले जाओ, लेकिन इतना सारा माना उपयोग करने के कारण वह हिल भी नहीं पाती। जिनवू जूही को अपना एसेंस स्टोन दे देता है और कहता है कि इसे समझो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक भेंट, मेरी जान बचाने के लिए। और मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि उसे ले जाओ। जूही जाना नहीं चाहती, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसे बेहोश करके ले जाता है। अब डंजन में बस अकेला जिनवू ही बचता है। वह जानता है कि अब वह मरने वाला है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके सोर्ड उठाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब स्टैच्यूज बेरहमी से उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। अब चारों तरफ हमें जिनवू की चीखें सुनाई देती हैं। आखिर में जिनवू ऑल्टर के ऊपर गिर जाता है और अब एक स्टैच्यू उसे
मारने ही वाला होता है तभी टाइमर एक्सपायर हो जाता है और उसे सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, क्या तुम प्लेयर बनना चाहते हो? अगर तुम मना करते हो तो तुम 2 सेकंड में मर जाओगे। अब इतना देखते हैं कि जिनवू अचानक से एक हॉस्पिटल में उठता है और देखता है कि उसका पूरा बॉडी ठीक हो गया है। वह सोचता है कि क्या यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन हंटर एसोसिएशन की सर्वेलेंस टीम का मैनेजर जिनचुल उसके रूम में आता है। वह बताता है कि वह पिछले 3 दिन से बेहोश था। जिनवू सोचता है कि जूही और मिस्टर सॉन्ग का क्या हुआ। गिल्ड मास्टर रिवील करता है कि वे बच गए, लेकिन मिस्टर सॉन्ग अपना हाथ खो चुके हैं, इसलिए वे हंटिंग करना छोड़ चुके हैं और जूही अभी तक उस ट्रॉमा से जूझ रही है, इसलिए उसे साइकियाट्रिक केयर की जरूरत है। गिल्ड मास्टर बताता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड पहले से डंजन में पहुंच गए थे क्योंकि सर्वाइवर्स ने उन्हें अलर्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने स्टैच्यूज को नहीं देखा बल्कि उन्हें जिनवू जमीन पर पड़ा हुआ मिला। सबको यह हादसा अजीब लगता है, लेकिन उन्होंने सर्वाइवर्स की बात मान ली क्योंकि उन्हें दूसरे हंटर्स की डेड बॉडीज वहां पड़ी मिली। गिल्ड मास्टर को लगता है कि एक ई रैंक का हंटर इस इंसिडेंट को सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए वह सोचता है कि शायद जिनवू की सेकंड अवेकनिंग हुई होगी। इसलिए वह एक गैजेट निकालता है जो जिनवू की मैजिक को मेजर करेगा। जिनवू एक्साइटेड हो जाता है, सोचता है कि वह स्ट्रांग हो गया है, लेकिन जब वह गैजेट को टच करता है तो उसका स्कोर 10 आता है, जो बहुत कम है क्योंकि वीकेस्ट हंटर्स का भी स्कोर मिनिमम 70 होता है। गिल्ड मास्टर समझ जाता है कि वह गलत था और वहां से चले जाते हैं, ये सोचकर कि जिनवू एक नॉर्मल सिविलियन जितना ही वीक है। जिनवू रिजल्ट से डिसअपॉइंटेड हो जाता है, लेकिन सोचता है कि उन्होंने इस स्क्रीन के बारे में क्यों नहीं पूछा। तब हम देखते हैं कि स्क्रीन उसके रूम में फ्लोट कर रही है। वह सोचता है कि क्या सिर्फ वही इसे देख सकता है। तभी उसकी बहन जिनाह वहां पर आ जाती है और बोलती है कि उसे उसकी चिंता हो रही थी। वह कहती है कि वह स्कूल छोड़कर जॉब करेगी ताकि जिनवू हंटर बनना बंद कर दे, क्योंकि वह हमेशा हॉस्पिटल में रहता है। वह सॉरी बोलता है और उससे इस स्क्रीन के बारे में पूछता है, लेकिन जीना कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वह कुछ नहीं देख पाती। वह उससे पूछता है कि वीडियो गेम्स में मैसेजेस कैसे चेक करती है। वह कहती है कि बस मैसेज बॉक्स ओपन करना होता है। तो वह मैसेज बॉक्स बोलता है और सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है। उसे बताता है कि उसके पास एक डेली क्वेस्ट है। वह सोचता है कि वह एक प्लेयर बन गया है। जीना उसे रेस्ट करने देती है और वहां से चली जाती है। जब वह अपने नोटिफिकेशंस पढ़ता है तो वह समझ जाता है कि सिस्टम उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए है, लेकिन फेल होने पर उसे पेनल्टी भी मिलेगी। वह डेली क्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। अब सिस्टम उसे एक सिंपल वर्कआउट रूटीन देता है और पेनल्टी की धमकी भी कि अगर वह फेल हुआ तो उसे पेनल्टी लगेगी। लेकिन जिनवू को लगता है कि यह कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है क्योंकि वह अभी भी हॉस्पिटल में है, इसलिए वह सो जाने का डिसाइड करता है। उधर गिल्ड मास्टर गो गनही को रिपोर्ट करता है कि जिनवू की कोई सेकंड अवेकनिंग नहीं हुई। गुनही कहता है कि यह केस मिस्टीरियस है और डंजन्स के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसलिए वे इसे स्पेशल केस डिक्लेयर करते हैं और आगे की जांच का प्लान बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि मिस्टर चॉय हंटर चा को बी रैंक रेड का इंस्ट्रक्टर बनाने को कहता है, यह कहकर कि यह न्यू रिक्रूट्स के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। चा को लगता है कि वह इस रोल के लिए फिट नहीं है, लेकिन चॉय कहता है कि बस फाइट करो और सब तुमसे सीखेंगे। चॉय बताता है कि हंटर्स गिल्ड देश की सबसे बड़ी गिल्ड्स में से एक है, लेकिन वर्ल्ड की बेस्ट और बड़े गिल्ड्स के सामने वह कुछ नहीं है। जब हम देखते हैं जिनवू सो रहा होता है, जहां उसके क्वेस्ट का टाइमर खत्म हो जाता है और सिस्टम उसे बताता है कि वो फेल हो गया। अब हम देखते हैं कि जमीन हिलने लगती है जिससे जिनवू नीचे गिर जाता है। तब हम देखते हैं कि वो अचानक से एक डिजर्ट में पहुंच जाता है। वो सोचता है कि क्या ये कोई सपना है। तभी एक जायंट मॉन्स्टर दिखाई देता है और सिस्टम उसे 4 घंटे तक सर्वाइव करने को कहता है। वो घबरा कर भागना शुरू करता है, लेकिन उसके पीछे और मॉन्स्टर्स लग जाते हैं। वो थक कर गिर जाता है और वो मॉन्स्टर बस उसे खाने ही वाला होता है कि अचानक से टाइमर खत्म हो जाता है और वो वापस हॉस्पिटल में आ जाता है। सिस्टम बताता है कि उसने पेनल्टी क्वेस्ट कंप्लीट कर ली। अब उसे चिल्लाते हुए देखकर नर्सेज रूम में आकर सोचती हैं कि उसको आखिर हुआ क्या। अब हम देखते हैं कि जूही को डी रैंक रेड के लिए इनवाइट किया जाता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि अभी तक रिकवर नहीं हुई है। उसे पता चलता है कि जिनवू हॉस्पिटल में है, तो वो उसे विजिट करने जाती है। वहां उसे नर्सेज से सुनकर ये पता चलता है कि जिनवू पागल हो गया है। वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो रोज ट्रेनिंग करता है। जिनवू ब्रेक लेता है और समझ जाता है कि हर डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने से उसका बॉडी फुली रिकवर हो जाता है और उसे एबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं जो वो स्टैट्स बढ़ाने में यूज कर सकता है। उसे पता चलता है कि उसके पास एक इन्वेंट्री स्क्रीन है जिससे वो स्किल्स सीख सकता है। वो सोचता है कि ये सब एक वीडियो गेम जैसा है। वो अपने रूम में वापस आता है और देखता है कि डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने पर उसे एक रैंडम लूट बॉक्स मिलता है। वो बॉक्स ओपन करता है जिसमें उसे एक की मिलती है। सिस्टम बताता है कि वो इस की को यूज करके सबवे में एक इंस्टेंस डंजन एक्सेस कर सकता है। वो कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि इंस्टेंस डंजन आखिर होता क्या है, लेकिन जिन सोचता है कि ये एक इवेंट है जो उसे स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। फिर हम देखते हैं जिनवू अपनी माँ से हॉस्पिटल में मिलता है। 4 साल पहले की फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसकी माँ सडन बेहोश हो जाती है। डॉक्टर बताता है कि उसे इटर्नल स्लीप डिजीज है जो गेट्स के आने के बाद शुरू हुई है। ये माना एक्सपोजर की वजह से होती है और इसका कोई इलाज नहीं, इसलिए वो लाइफ सपोर्ट पर चली जाती है। जिनवू को पैसे की जरूरत होती है, इसलिए वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना शुरू करता है, लेकिन सडनली उसकी पावर्स अवेकन हो जाती हैं और वो हंटर बन जाता है। वो एक्साइटेड होता है, लेकिन जल्दी ही वो रियलाइज करता है कि वो इतना वीक है कि गॉब्लिन को भी नहीं हरा सकता। दूसरे हंटर्स उसे बर्डन समझते हैं। अब प्रेजेंट
सेगमेंट में हम देखते हैं जिन वू ट्रेनिंग करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। अब वो सबवे की तरफ जाता है और की यूज करके इंस्टेंस डंजन अनलॉक करता है। अब वो सोचता है कि अगर कोई खतरा हुआ तो वो यहाँ से भाग सकता है, लेकिन वो एग्जिट बंद हो जाता है। सिस्टम बताता है कि बॉस को हराना या टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करना, बस यही दो तरीके हैं यहाँ से एस्केप करने के लिए। वो टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो सरवाइव कर भी पाएगा या नहीं। तब हम देखते हैं कि डंजन में जिन के सामने 3 गॉब्लिन्स आ जाते हैं। वो उनके साथ फाइट करता है और एक को तो वो एक ही हिट में मार देता है। अब बाकी दोनों को भी जिन वू आसानी से मार देता है। तभी एक वुल्फ जिन वू पर अटैक कर देता है, जिससे उसका नाइफ टूट जाती है। अब उसके पैर कांपने लगते हैं क्योंकि वो वुल्फ गॉब्लिन से ज्यादा स्ट्रांग है। अब वो वुल्फ जिन वू पर हमला कर देता है, जिससे जिन वू को मुंह पर चोट लग जाती है। वो सोचता है कि इसे बिना वेपन के नहीं हराया जा सकता है, लेकिन उतनी देर में ही वुल्फ फिर जिन वू पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार वो उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। वो सोचता है कि उसकी बॉडी अचानक से इतनी हल्की कैसे हो गई। अब इस बार वो अपनी ताकत से वुल्फ को एक पंच मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। उसे रियलाइज होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसकी स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ गई है, लेकिन उसे हराने के लिए उसे वेपन की जरूरत होगी। तभी उसे भागते वक्त याद आता है कि उसकी इन्वेंट्री में एक मैजिक सोर्ड है, जिसे वो अपनी इन्वेंट्री से निकालता है और वुल्फ को काट देता है। वो सोचता है कि ये सोर्ड किम की थी, जो उसके लिए अफोर्ड करना मुश्किल था। उसके वुंड्स हील हो जाते हैं, लेकिन 2 और वुल्व्स आ जाते हैं। वो सोर्ड को उठाकर उन्हें भी हरा देता है। वो लेवल 2 पर पहुंच जाता है और रियलाइज करता है कि एक्चुअल कॉम्बैट से उसे एक्सपीरियंस मिलता है। उसके स्टेट्स बढ़ जाते हैं। वो एक आइटम फाइंड करता है और सिस्टम उसे शॉप अनलॉक होने की इंफॉर्मेशन देता है। वो उस स्टोर में से कुछ खरीद नहीं पाता क्योंकि उसका लेवल लो है, लेकिन वुल्फ से जो आइटम मिली है वो उसे बेचकर 20 गोल्ड कमाता है। अब जिन वो सोचता है कि वो आगे डंकन को क्लियर कैसे कर पाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो टेलीपोर्टेशन स्टोन कैसे मिलेगा, और वो इतना स्ट्रांग भी नहीं है कि वो बॉस को हरा सके, लेकिन अगर वो अपना लेवल अप करे तो वो इजीली उसे हरा सकता है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसके सामने बहुत सारे वुल्व्स आ जाते हैं। वो अब डरता नहीं है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। हम देखते हैं कि जिन वू का डर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसलिए एक स्लैश में ही वो आसानी से सबको मार देता है। जहां उसका लेवल बार बार बढ़ता जा रहा है, अब हम देखते हैं कि जिन वू का सोर्ड टूटने के कगार पर है, लेकिन जब वो अपनी इन्वेंट्री चेक करता है तो उसे वहां टेलीपोर्टेशन स्टोन मिल जाता है। अब जिन वू सोचता है कि अगर वो अभी टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करेगा तो ये डंजन गायब हो जाएगा और फिर उसे इतना स्ट्रांग बनने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वो आगे बढ़ता है और सभी मॉन्स्टर्स को मारकर अपना लेवल बढ़ाता है। अब हमें ये पता चलता है कि अगर किसी मॉन्स्टर का नाम व्हाइट में लिखा हो तो वो जिन वू से कमजोर है, और अगर रेड में लिखा हो तो वो उससे ताकतवर है। इसलिए अब वो आगे बढ़ने लगता है, जहां वो आखिरकार बॉस के इलाके में पहुंच चुका है। अब उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो ऊपर से ही महसूस कर सकता है। अब वो नीचे उतरकर एक स्वैम्प में पहुंचता है और अचानक एक जायंट सर्पेंट उस पर हमला कर देता है और उसे दूर फेंक देता है, जिससे उसकी तलवार टूट जाती है। अब जिन वू और सर्पेंट का लेवल लगभग सेम है क्योंकि उसका नाम ऑरेंज में लिखा है। अब जिन वू उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिन वू उस पर अपनी तलवार से हमला तो करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो देखता है कि उसके शरीर पर स्केल्स लगे हुए हैं, जिनकी वजह से उसकी टूटी हुई तलवार बेकार हो जाती है। सांप अपनी पूंछ से उसे मारकर पीछे फेंक देता है। एक ट्रेन उसकी तरफ आ रही होती है, लेकिन वो मुश्किल से उससे बचता है। उसे पता है कि वो अभी भी काफी स्ट्रांग नहीं है और सोचता है कि उसे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो अपनी जिंदगी से, जो हमेशा बेइज्जती और मजाक का निशाना रही है, बाहर निकल सके। जब वो सांप से लड़ रहा होता है तो वो सोचता है कि कैसे उसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहा गया और कैसे कमजोर हमेशा मजबूत के सामने बेकार होते हैं। अब वो डिसाइड कर लेता है कि वो ये बदलेगा। वो चार्ज करता है, अटैक्स को डॉज करता है। अब जब सांप उसे खाने ही वाला होता है तब वो गायब हो जाता है और अचानक उसकी पीठ पर आ जाता है। अपनी सारी ताकत लगाकर वो उसके स्केल्स को तोड़ता है। सांप उसे एक पिलर में टक्कर दे देता है, लेकिन जिन वू अपनी पकड़ नहीं छोड़ता। वो उसकी गर्दन पर जोर डालता है जब तक कि सांप खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर नहीं जाता। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसने बॉस को हरा दिया है। उसे एक पावरफुल डैगर और एक वायल मिलती है जिसमें सांप का जहर होता है, जो उसे डरा देता है क्योंकि वो जहर परमानेंटली स्ट्रेंथ कम कर देता है लेकिन डिफेंस बढ़ा देता है। बॉस को हराने के बाद डंजन वापस अपनी पहली हालत में आ जाता है। जिन वू बाहर निकलता है, सोचता हुआ कि सब लोग कहां चले गए। तब एक सोल्जर उसके पास आता है और कहता है कि सिविलियंस को यहां अलाउड नहीं है, लेकिन जैसे ही वो उसकी तलवार देखता है वो समझ जाता है कि जिन वू एक हंटर है। जिन वू देखता है कि पूरा शहर तबाही में है। सोल्जर बताता है कि एक डंजन ब्रेक हुआ था, लेकिन सब मॉन्स्टर्स को मार दिया गया है, सिर्फ बॉस के अलावा। जिन वू एक पावरफुल प्रेजेंस महसूस करता है। एक बड़ा गोलेम कुछ हंटर्स से लड़ रहा होता है, जबकि कुछ सिविलियंस दूर से देख रहे होते हैं। हंटर्स मुश्किल में होते हैं क्योंकि वो लोग गोलेम के डिफेंस को तोड़ ही नहीं पाते। जिन वू वहां पहुंचता है और उनकी कमजोरी नोट करता है क्योंकि वहां सिर्फ एक डी रैंक हंटर है, बाकी सब ई रैंक के हैं। उसे जूही दिखती है जो एक स्पेल कास्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अभी तक डबल डंजन के ट्रॉमा से उबर नहीं पाई है। जिन वू समझ जाता है कि वो अभी तक उस बात से उबर नहीं पाई
भाई है और वो मदद करने का डिसाइड करता है। उसे पता है कि वो लोग एक डी रैंक बॉस से लड़ रहे हैं जो उस बॉस से कमजोर है जिसे उसने अभी अभी हराया। जैसे ही हंटर्स ऑलमोस्ट हार जाते हैं, जिनवू अपनी तलवार जबरदस्त ताकत से फेंकता है। तलवार गोलेम को लगती है और एक ओपनिंग बन जाती है जिसका फायदा उठाकर हंटर्स उसे गिरा देते हैं। उनमें से एक हैरान होकर पूछता है कि वो लोग कैसे जीत गए। जब उसकी नजर जमीन पर पड़ी तलवार पर पड़ती है तो वो पूछता है कि ये किसकी है। एक सोल्जर जिनवू की तरफ इशारा करता है, लेकिन तब तक वो वहां से चला जाता है। वो हंटर कहता है शायद ये कोई हाई रैंक हंटर होगा। अब जिनवू ये बड़ी डीप वॉइस में कहता है कि मुझे लगता था कि वो एक वार में ही मारा जाएगा, शायद वो पहले से ही कमजोर था। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। इसके आगे के एपिसोड्स और भी ज्यादा क्रेजी होने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।